हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलफ़ाम अहमद है और मैं दिल्ली से हूँ। 28 साल मेरी अभी उम्र हुई है और मैं 1 साल का था जब मुझे पोलियो हो गया था। हम उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। इनफैक्ट पापा दिल्ली आ गए मेरे इलाज के लिए और वो एक टेलर थे। उन्होंने जैसे तैसे बहुत कोशिश की। हुआ ये कि मैं 8 साल का हो चुका था और मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई थी। बस वो ये चाहते थे कि बाद में वो उम्मीद खो चुके थे कि शायद मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। मैं नीचे बैठ के चलता था और मतलब बहुत वर्स्ट हालत थी मेरी कि इसका फ्यूचर क्या होगा। वो बहुत परेशान रहते थे। मम्मी पापा ने अपनी उम्मीद हार चुके थे और मेरे लिए फ्यूचर में क्या होगा ये भी उन्होंने सोचना भी छोड़ दिया था। बस वो ये चाहते थे कि किसी फैक्ट्री में कोई हाथ से करने वाला कोई काम सीख लूँ जिससे मेरी लाइफ चल जाए। लेकिन शायद मेरे ड्रीम कुछ और थे। मैं कुछ आर्टिस्ट या हीरो बनना चाहता था कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने नाम से ना जाना चाहूँ, अपने किसी काम से या किसी टाइटल से जाना चाहूँ। तो ऊपर वाला सुनता है आपकी। होता ये था कि मैं वैसे तो गंदे कपड़ों में गली में कंचे खेलता रहता था, लेकिन मेरी लाइफ के उस टाइम पे 30 मिनट बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। वो थे मेरे गली के बाहर एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था। जब वहाँ लंच होता था तो उसके ग्राउंड में बच्चे खेलने आते थे और उसके गेट में एक छोटी सी दरार थी जहाँ बैठकर मैं उन बच्चों को देखा करता था और बड़ा खुश होता था कि काश मैं भी यहाँ होता। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट रहा था वो 30 मिनट में खुश होकर। और एक दिन क्या हुआ, शायद मेरे सपनों को आगाज़ मिलने वाला था। वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे ऐसे करते हुए देख लिया। अब वो आई और मुझे बुलाकर अपने रूम में ले गई। मैं डर भी गया थोड़ा सा। उन्होंने जब पूछा कि क्या देख रहे थे, तो मैंने कहा, मैं जोश में आ गया और बस एक ही बात मेरे मुंह से निकली, आंटी जी मुझे भी स्कूल में आना है। क्योंकि मुझे खुशी थी अंदर आने की। तो उन्होंने मुझे देखा और फिर मेरे मम्मी पापा को बोला, उनसे बात की, उनकी काउंसलिंग की। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ। 8 साल की उम्र में मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई चलती रही। मैं थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा उम्र थी तो जल्दी कैच किया पढ़ाई को। फिर ये हुआ कि 5वीं क्लास के बाद वो स्कूल ख़त्म हो गया। और क्योंकि वो प्राइवेट था, मेरे घर वाले इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे कि मुझे दोबारा आगे पढ़ाई मेरी प्राइवेट में करा पाते। तो मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में जाना था जो कि शायद घर से थोड़ा दूर था, 1-2 किलोमीटर। और जब मेरा वहाँ एडमिशन हो गया तो कुछ दिन तो मेरे भाई ने मुझे स्कूल लाना ले जाना किया साइकिल पे। लेकिन एक दिन क्या था, मुझे अकेले ही जाना था क्योंकि उसको फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मैं उस टाइम पे नीचे बैठ के चलता था। मतलब मैं एक कुत्ते की तरह बैठ के चलता था। और मुझे मुझे उस टाइम पे कोई फिक्र नहीं थी दुनिया की। लेकिन वो समाज मुझे बहुत कैसी नज़रों से देखता था मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं एक दिन खुद में स्कूल गया तो बीच में एक चौराहा पड़ा। मैंने पीछे बैग टांगा हुआ था और हुआ क्या कि कुछ वहाँ के जंगली गली के कुछ जो डॉगी थे वो मेरी तरफ भागते हुए आए और वो डर गए थे शायद मेरे को ऐसे चलते हुए देखकर और मेरे ऊपर झपट गए। शायद एक दो ने काट भी लिया था मेरे उस वक्त। और एक अंकल ने आकर मुझे बचाया वहाँ पे उनसे और वो मुझे स्कूल छोड़कर आए। शाम को भाई आ गया वो इस साइकिल से स्कूल से लेने। और कि मैंने वो बात भाई को भी नहीं बताई, घर पे भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे से इतना प्यार करते थे कि शायद उन्हें पता लग जाता कि ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है तो मुझे दोबारा स्कूल नहीं भेजते। अब ये फाइट मुझे खुद ही लड़नी थी शायद। उस टाइम पे स्कूल में बिस्कुट के पैकेट मिला करते थे। तो उस दिन मैं, क्योंकि चोट भी लगी थी, जख्म दर्द भी था, और मैंने वो बिस्कुट नहीं खाए, रख लिए। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकला तो एक अजीब सी फीलिंग थी कि अब कुछ करना तो है क्योंकि ये रास्ता मुझे डेली पार करना है। मैं जब वहाँ उस मोड़ पे जब मैं पहुँचा, मैं जाके बैठ गया। जैसे ही वो कुत्ते सूंघते हुए मेरी तरफ आए, वो झपटे थे लेकिन जब मैं बैठ गया, भागा नहीं, तो वो मुझे सूंघने लगे। मैं डरता था जानवरों से बहुत ज़्यादा। मैंने डरते हुए वो बिस्कुट के पैकेट निकाले और उनको दे दिए। और उन्होंने क्योंकि वो जानवर तो प्यार का भूखा होता है, उन्होंने बिस्कुट खाए, वो शायद मेरे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे वो मुझे मुझे पूंछ हिला के प्यार करने लगे। फिर मैं स्कूल जाने लगा। इस तरह मेरी लाइफ चलती रही। मैंने एक पड़ाव पार कर लिया था, समझदारी शायद ऐसा लगा था कि मैं हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं 8th क्लास में आया तो मैं सलमान खान जी का बहुत फ़ैन था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। मेरी बहुत अच्छी मसल्स बन गई।
अब डिसेबल होने के बाद आपने जिम कर लिया, आपकी बॉडी बन गई, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अभी तक, बस स्कूल एजुकेशन यही लाइफ थी। माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया मेरी एजुकेशन में, मेरे जो जिम था उसमें भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि तुझे अच्छा लगता है तू कर। एक दिन मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम में डॉक्टर धवन सर से हुई, जो कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं और इंडिया के इंटरनेशनल कोच भी रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मसल्स देख के बताया कि एक पैरालंपिक गेम्स भी कुछ होते हैं। तो मैंने उनके पास प्रैक्टिस की। 2008 में जब मैं 11वीं क्लास में था, तो मैंने ट्रायल दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं नेशनल के लिए सेलेक्ट हो चुका था। जब मैंने ये बात घर पे बताई तो घर वाले घबरा गए थोड़ा सा कि कैसे बाहर जाएगा। नागपुर में वो इवेंट होने वाला था और मैंने उनको बताया, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी मैं रुका नहीं। और अगले दिन जब मुझे निकला तो मैं स्कूल के लिए था, लेकिन मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन। बस स्कूल से निकलते वक्त ये था कि मेरे बस्ते में किताबों की जगह मेरा चैम्पियनशिप कॉस्ट्यूम था और कुछ कपड़े थे। हम लोग वहाँ, मैं गया, मेरा ब्राउन्ज मेडल वहाँ पर आया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात थी कि मैंने ब्राउन्ज मेडल जीता पहली बार नेशनल चैम्पियनशिप में। मैंने घर पे फ़ोन करके बताया तो घर वाले को वो मेरे से बहुत खुश हुए, लेकिन वो चिंता भी थे कि मैं अकेले की जाके ये सब कैसे कर लिया। उन्होंने कहा बस तू बेटा घर पे आ जा, हमें तू चाहिए, ये सब चीज़ें तो ठीक है। इस तरह मेरी स्पोर्ट्स की लाइफ स्टार्ट हुई और मेरे नाम के साथ एक नेशनल पैरा पावर लिफ्टर जुड़ चुका था, जो कि मैं बचपन से सोचता था कि मेरे नाम के आगे कोई टाइटल लगे। तो वो बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ से शुरुआत हुई, लगातार 2012 तक मैं स्टेट नेशनल में गोल्ड मेडल जीतता गया। कोई मुझे रोक ही नहीं पाया, ना घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और मेरी विल पावर ने मुझे बहुत बढ़ाया आगे। फिर ये हुआ कि 2010 में, इस बीच 2010 में पिताजी को आई विज़न लॉस हो गया। वो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे और आई विज़न लॉस होने की वजह से उनको एकदम से घर बैठना पड़ा। मैं उस टाइम पे एजुकेशन में था, पढ़ाई कर रहा था। अब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पापा जी की एज ज़्यादा हो गई थी और मुझे जॉब फाइंड करनी पड़ी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। मैंने उस टाइम पे एजुकेशन में कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एक कोर्स भी कर लिया था ITI से, लेकिन मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। मैं जहाँ भी जाता था तो आप हमारे सेकंड फ्लोर पे, हमारे यहाँ नॉर्मल वॉशरूम में आप कैसे आओगे, ऐसे से एक्सक्यूज़ दे के मना कर दिया जाता था। बट मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं लगातार लगा रहा और मैंने कंप्लीट 45 मैंने इंटरव्यू दिए। तब जाके मुझे एक BPO ने एक छोटी सी जॉब दी एज ए टेलीकॉलर। वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट की, 2 साल बहुत मेहनत से जॉब की और 3 प्रमोशन के साथ एक सेल्स मैनेजर बन गया मैं वहाँ पे। तो वहाँ भी मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। फैमिली एकदम स्मूथ हो गई थी। अब लाइफ में जब आपकी लाइफ स्मूथ चले ना, तो आप समझ लो कि कुछ आपको या तो चेंज करना है या फिर आपकी लाइफ ना एकदम बद्दी होती जा रही है। तो मुझे वो फील हो रहा था कि मेरी लाइफ अब बद्दी हो रही है, क्योंकि मैं वही नीचे बैठ के ऑफिस जाना और शाम को आके जिम जाना, फिर एक मेडल जीत लेना, मैं उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा था। मेरी एक दोस्त ने मुझे सजेशन किया कि गुलफाम तुम अपने सर्जरी कराओ, शायद तुम खड़े होके चल सकते हो। तो मैंने घर पे बात की, सब लोगों ने मना किया, सिर्फ मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरा असेसमेंट किया बॉडी का और उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 1 साल आपको लग जाएगा बेड रेस्ट पे कंप्लीट, कि ठीक तो हो जाओगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो 1 साल लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने डिसीजन लिया। 2013 नवंबर में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 2011 नवंबर को मेरा पहला सर्जरी हुआ। उसके 20 दिन बाद दूसरा सर्जरी हुआ। दोनों हिप रिलीज़ हुए मेरे, पूरा काट पीट के 3-3 4-4 घंटे सर्जरी चले थे। सर्जरी होने के बाद 1 जनवरी 2014 को मैं डिस्चार्ज हो गया। मैं तब तक बेड रेस्ट पे था। डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताई थी मैं जी जान से कर रहा था। घर पे आके जो डॉक्टर 1 घंटे एक्सरसाइज कराते थे वो मैं 12 घंटे एक्सरसाइज करता था। और कंप्लीट सर्जरी के 90 डेज़ के अंदर दोनों पैरों में कैलीपर लगा के और बैसाखी की मदद से मैं 92 डेज़ पे मैं खड़ा होके चलने लगा था। मेरे फैमिली के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मैं एक मोटिवेटर हो गया था उनके लिए कि ये गुलफाम ने क्या कर दिखाया। मैं ऑफिस गया, लोगों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया था। मैं मॉर्निंग विश करता, वो ऐसे ही चले जाते, तो मैं उन्हें रोकता था, यार मैं गुलफाम हूँ। तो वो देख कर अरे गुलफाम ये तूने क्या कर दिया।
मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी शौक थे। जब मैं उनको मिठाई खिलाने गया अपने पैरों पे खड़ा होकर, तो उन्होंने पूरी टीम को बुलाया और बताया कि देखो ये मिरेकल है, ये इसने प्रूव करके दिखाया। एक बात थी, उस साल हमारे देश को पोलियो रहित हुए 3 साल हो गए थे 2014 में। शायद मैं भी कुछ पोलियो रहित हो चुका था। अब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, पूरा लाइफ स्टाइल मेरा चेंज हो गया था। पहले मैं मूवी नहीं जाता था, शादी पार्टी वगैरह में नहीं जाता था, मैंने सब जगह जाना स्टार्ट कर दिया। अब सर्जरी की वजह से मेरे को स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा था, पावर लिफ्टिंग। डॉक्टर ने बताया कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन मेरे अंदर था कहीं ना कहीं। मैंने उसको जारी रखा और मैंने फिर ताइक्वांडो खेलना स्टार्ट किया। ताइक्वांडो में 2014, 15, 16, 17 लगातार दिल्ली स्टेट और नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल अगेन जीता। तो स्पोर्ट्स पर्सन था तो वो भी मैंने उसको कंटिन्यू रखा। अब क्या था, जो बचपन में जो सपना था स्पोर्ट्स में, तो मैं आ गया था एक आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, लेकिन बचपन में सपना था कि मैं हीरो बनूंगा या कुछ ऐसा करूंगा कि मैं स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करूंगा, कुछ आर्टिस्ट बनूंगा। तो वो शायद पूरा होने वाला था। मुझे पता लगा 2015 में कि मुंबई में कोई मिस्टर एंड मिस व्हीलचेयर का कॉन्टेस्ट होता है। उसके लिए मैंने अपना नाम नॉमिनेट किया और मेरा प्रोफाइल वहाँ सेलेक्ट हो गया। मैं मुंबई गया, मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और 2015 मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया का टाइटल मैंने विन किया। अब जो बचपन के ड्रीम ऐसा लग रहा था सब कुछ पूरा हो चुका था। मैंने उसके बाद कई सारे मॉडलिंग वॉक किए एज ए शो स्टॉपर और एज ए चीफ गेस्ट में इवेंट में जाने लगा। और जैसे जैसे मुझे स्टेज मिला, मेरे अंदर का कलाकार बाहर आने लगा। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को हंसाना स्टार्ट कर दिया, मैंने मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट किया। इसी बीच अगले साल उसके 2016 में मुझे एक मौका और मिला, वो था व्हीलचेयर डांस का, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था और मेरे इस प्रोफाइल को बहुत स्टार लगाने वाला था। हुआ ये कि 2016 में भोपाल में एक समर्थ्य प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे पूरे विश्व के इंटरनेशनल दिव्यांग आर्टिस्ट आने वाले थे, यानी कि सभी डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट थे, जिसमें हमारे डॉक्टर सुधा चंद्रन जी ने भी उस स्टेज पे परफॉर्म किया। तो VR1 डांस ग्रुप के साथ मैंने डांस की प्रैक्टिस की मात्र 2 महीने में, और इस स्टेज पे सेम सुधा चंद्रन जी वाले स्टेज पे उनके साथ मैंने एक आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म किया। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब कुछ भी सोचते हो, आपकी लाइफ में कोई भी बचपन में कोई सपना होता है या आपने बड़े होके वो देखा है, आप ये मत सोचो कि वो हो नहीं पाएगा। आप कुछ अच्छा करने लग जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ जीना स्टार्ट कर दो। होता क्या है कि आपको कहाँ से किस चीज़ का रास्ता मिलता है आपको भी नहीं पता होता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार मैं अगर ये सोच लेता कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हो गया हूँ तो अब मैं शायद एशिया या ओलंपिक में जाऊँ। स्पोर्ट्स पर्सन मैं आज भी हूँ, मैं अभी भी व्हीलचेयर रेस की तैयारी कर रहा हूँ अगले ओलंपिक 2020 के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा बचपन का एक ड्रीम था, शायद मैंने बचपन में ही देखा था, उतना समझदार नहीं था, लेकिन वो भी मैं कहीं ना कहीं उस पे, अब मैं उस ट्रैक पे आ चुका हूँ। तो आज अगर देखा जाए तो मेरे नाम के साथ मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया, नेशनल पैरा एथलीट, स्टैंड अप कॉमेडियन, मोटिवेशनल स्पीकर, ये 5 टाइटल लेकर मैं जी रहा हूँ, जो कि मैं सिर्फ एक टाइटल चाहता था बचपन में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ है जो मैं आप सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी सोसाइटी को, कि अक्सर ये होता है कि जब भी हम किसी दिव्यांग या डिसेबल्ड लोग को किसी लाइफ के किसी भी इंसिडेंट में गिरते हुए देखते हैं, तो हम जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एजुकेशन हो, बिजनेस हो या किसी भी चीज़ में, और उसको बोलते हैं कि यार नहीं यार तू ये मत कर, तेरे को मैं करूँगा। फैमिली होती है तो कहती है तुझे हम सपोर्ट करेंगे, तो कुछ मत कर, तू आराम से बैठ, तू परेशान मत हो। तो सॉरी बॉस, प्लीज़ ये कभी मत करना अपनी लाइफ में, क्योंकि एक डिसेबल्ड पर्सन जब गिरता है ना तो उठ तो वो अपने आप जाएगा, लेकिन बहुत जब वो चल पड़ेगा ना तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, वो कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।